हम लोग आज एक ऐसे न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसका डेप्थ एनालिसिस करेंगे जिस एक मूवी का नाम है जिसका लापता लेडी। उसको रिसेंटली ऑस्कर 2025 के लिए 2025 के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो इस मूवी के डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आखिर क्या रीज़न था कि इस मूवी को ऑस्कर ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया। नंबर वन, जो वन ऑफ द फेमस मूवी, मतलब बहुत क्रेज़ था जिस मूवी का, एनिमल उसको पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, IMDb इसका रेटिंग कितना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन सा है और इससे हम लेसन क्या सीख सकते हैं। ठीक है, ये मूवी वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक एग्जांपल, इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बहुत सारे। टेक एग्जांपल रवि किशन है। तो रवि किशन जी के इसमें एक ऐसा रोल है कि ये एक एथिकल डिलेमा में फंस जाते हैं। ठीक है, मेनी टाइम कोई भी ऑफिसर जो स्पेशली जो गवर्नमेंट सर्वेंट करते हैं तो वो बहुत सारे एथिकल डिलेमा में होते हैं। जैसे रवि किशन जी इसमें पुलिस थे, इनके पास जाया जब आती हैं तो केस इनके हस्बैंड ने फाइल किया था कि मिसिंग का, तो उस बंदे को भी हमें सोल्यूशन देना था और जाया को जस्टिस भी दिलाना था। ठीक है, तो इस एथिकल डिलेमा को किसने फाइन बैलेंस करके इसको आंसर किया है, इन्होंने इस मूवी में देखने को मिला। ठीक है, तो ये एक लाइफ लेसन बन सकता है कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कि हाउ टू बैलेंस बिटवीन ड्यूटी विसेस सोसाइटी का ड्यूटी। ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम लोग सोसाइटी के लिए ही हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इसका व्हाट आर द रीज़न, ऐसा कौन सा रीज़न है जिसके वजह से इसको ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मूवी का वो सीन था। ठीक है, तो देखा जाए तो ये मूवी 1 मार्च 2024 को रिलीज़ की गई थी। ठीक है, डायरेक्टेड बाय किरण राव। ठीक है, इसका बजट ज़्यादा नहीं था, देखा गया तो 4 से 5 करोड़ ही था। बट हाँ, इसका जब इसका क्रेज़ था लोगों में देखा तो एक पॉजिटिव व्यू निकल के आया। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द रीज़न, ऐसा कौन सा रीज़न है जिसके वजह से इसको नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, तो इस मूवी का सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पावरफुल मैसेज दे रहा है। ठीक है, पावरफुल मैसेज रिगार्डिंग व्हाट, आपको ये सोचना होगा कि किस चीज़ का पावरफुल मैसेज दे रहा है। तो नंबर 1 एक हो सकता है कि ये मूवी जेंडर इक्वालिटी की बात कर रही है। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी, तो जेंडर इक्वालिटी को तो गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रहा है। ठीक है, जैसे टेक एग्जांपल इंडिया हैज़ अडॉप्टेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 बोलता है कि जेंडर इक्वालिटी, प्लस सेकेंड है कि एम्पावरमेंट की बात कर रही है। ये मूवी अपने सीन के थ्रू एम्पावरमेंट के मैसेज दे रही है, और एम्पावरमेंट हमारा हर साल का ऑलमोस्ट थीम है कोई ना कोई मेजर पॉइंट का लेकर। टेक एग्जांपल कई रिपब्लिक डे का थीम रहा कि एम्पावरमेंट। ठीक है, थर्ड इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा कि ये जो है कि मेकिंग ए डिसीजन इन ए लाइफ, हर बंदे को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने अनुसार ही डिसीजन ले। टेक एग्जांपल अपने कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 में भी ये बात दी गई है कि यू हैव अ राइट टू चॉइस। ठीक है, इसकी बात की गई है। क्लियर है, तो ये 3 एक पॉइंट हुए जो पहला पॉइंट में ही है कि पावरफुल मैसेज दे रहा था किस जेंडर इक्वालिटी के बारे में, एम्पावरमेंट के बारे में एंड चॉइस के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी बात किया गया, SDG में भी बात किया गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, जो भी ये मूवी है इसका मेन रीज़न है नॉमिनेशन में जाने का, तो एक तो मैसेज हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया। सेकंड ये है कि इसका रूरल सेटिंग में लिया गया है, जो भी सीन शूटिंग है, इससे क्या होता है कि जो रूरल लाइफ है उसको पोर्ट्रे किया गया है। ठीक है, इससे ऑथेंटिसिटी एंड रियल टाइप का फील होता है। फॉर एग्जांपल पंचायत से हम लोग ज़्यादा रिलेट क्यों कर पाए, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ द पार्ट ऑफ, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अ पार्ट ऑफ रूरल इंडिया। ठीक है, तो यही इसका एक यूनिक कैरेक्टर इस मूवी में भी प्रोवाइड करता है, रूरल सेटिंग। ठीक है, थर्ड एक चीज़ देखा गया कि इसमें बहुत ज़्यादा ही बैलेंस है, बैलेंस बिटवीन इमोशन एंड र्यूमर। ठीक है, राइट, जैसे एग्जांपल रवि किशन जी ने भी कई दफ़ा आप उनका जब देखोगे मूवी का सीन तो उसमें उन्होंने इस पर बात किया है। ठीक है, फोर्थ ये है कि इसका जो सॉन्ग है सजनी करके, ठीक है, ये वाला सॉन्ग ये काफ़ी ही फेमस हुआ। देखा गया कि जब ये मूवी रिलीज हुआ उसके बाद से बहुत सारे रील्स में ये या मीम्स में ये कहीं ज़्यादा फेमस होगा, तो ये एक और रीज़न बन जाता है इसका नॉमिनेशन का। ठीक है,
तो ये सारे हैं। अब एक एक करके हम लोग कैरेक्टर इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर में देखा जाए तो ये लड़का है जिसकी शादी हो जाती है, इसका नाम दीपक है, ठीक है। एक लेडी हैं जो फूल हैं, जो दीपक की वाइफ, और दूसरी जया जो अपने ड्रीम को परस्यू करना चाहती है, बट उसका सोसाइटी मतलब मना कर देता है, क्योंकि ये मूवी एक तरीके का हमारा सोसाइटी का पैट्रियार्कल माइंडसेट दिखा रहा है, ठीक है। कि कोई बड़े लड़कियां सपने नहीं देख सकती हैं, ठीक है। उनकी शादी उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए या सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और वो भी क्या होता है कि मैरिज उनकी चॉइस के बेसिस पे नहीं होगी, रदर देन कोई, जैसे जाया की शादी एक बहुत ही एजेड आदमी से हो रही थी जो थोड़ा रिच था, बट हाँ बिहेवियर अप टू द मार्क नहीं था, क्योंकि जब रवि किशन जी के सामने ये बंदा आता है केस लिखवाने तो एक अलग ही बर्ताव करता है। वो टोटली पैट्रियार्कल माइंडसेट दिखाता है कि एक वायलेंस की तरह दिखाता है कि वीमेंस को कैसे मतलब लोअर किया जाता है, ठीक है। तो ये मेन कैरेक्टर हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग ये समझते हैं कि इसका लाइफ लेसन क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि केवल मूवी देख लेंगे और उसका लाइफ लेसन नहीं समझेंगे तो हम मतलब वी आर नॉट गुड, बिकॉज सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वी आर इवॉल्विंग, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन, ठीक है। एंड हम ये भी देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी पर कैसे पड़ा है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग लेसन निकालने की कोशिश करेंगे इस मूवी से, ठीक है। जैसे फूल अपने हस्बैंड से सेपरेट हो जाती है, आई मीन रेलवे स्टेशन पे, तो लेसन ये यही है कि लेसन नंबर 1, नेवर लूज होप। क्योंकि फूल एक बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी कि वन डे हर हस्बैंड विल कम एंड ही विल टेक यू हर, ये एक बड़ा सा लेसन है। दूसरा ये है कि हमें एजुकेटेड होना ज़रूरी है, क्योंकि फूल को इतना तक नहीं मालूम था कि उसका हस्बैंड का गांव का नाम क्या है, ठीक है। तो हमें इस एरिया में काम करना है। ये ज़रूरी नहीं कि हमें फॉर्मल एजुकेशन हो, बट एक अवेयरनेस हमें होना ज़रूरी है, ठीक है। थर्ड ये है कि वेलकमिंग क्रिटिसिज्म। जब फूल वो मंजू जी के साथ जब टी स्टॉल पे काम करती है, तो फूल ने जब उनको बताती है कि ये गड़बड़, ये कमी है आपकी ये प्रोडक्ट में, तो मंजू माँ एक्सेप्ट करती हैं कि ओके ठीक है मैं इस पर काम करूँगी। फोर्थ ये है कि एडॉप्टिंग। जब फूल अकेला पड़ जाती है, आई मीन रेलवे स्टेशन पे, तो फिर वो अपने को एडॉप्ट करती है, फिर मंजू माँ से बात करती है, फिर मतलब धीरे धीरे करके वो एडजस्ट करना स्टार्ट कर देती है। फिफ्थ लेसन ये है इसका कि बीइंग रिसोर्सफुल। फूल तो अकेला पड़ गई थी रेलवे स्टेशन पे, बट वो अपने स्किल के थ्रू चाय बनाकर अपने आप को मतलब उपयोग में लाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। और सिक्स्थ लेसन ये हो सकता है कि नेवर स्टॉप लर्निंग। इसके पीछे रीजन ये है कि जब फूल मंजू माँ से मिली तो बस फूल वॉज टोटली चाहती थी कि वो अपने हस्बैंड पर आश्रित रहे, बट फिर मंजू माँ उसके अपना स्टोरी बताती है तो उन्हें मालूम करती है कि हमारे लाइफ में आई मीन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और अपने आप को इंडिपेंडेंस एंड यूटिलाइज अपनी स्किल को कैसे करें, ठीक है। तो एक ये लेसन रहा, ठीक है, कि हमें अपने लाइफ में हमें अपने स्किल पर काम करना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम मेल हो फीमेल हो, डज नॉट मैटर, ठीक है। हमें अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारा स्किल है जिसमें हम बहुत सारा एक पॉजिटिव वे में उस पर काम करके उसको रिसोर्सफुल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मूवी को रिसेंटली आई मीन ऑस्कर 2025 के लिए नॉमिनेट किया गया है। आप अपना राय बताइएगा कमेंट में, ठीक है। बस इस मूवी का यही एनालिसिस रहा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड देखा जाए तो बहुत सारा मतलब आज का जो मीडिया में चल रहा है कि एक पॉजिटिव ही इसको वेलकम किया जा रहा है कि यस ये मूवी काफ़ी मतलब पॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू दी आई मीन एनिमल, ठीक है। क्योंकि ये मूवी एनिमल को भी ऑस्कर के रेस में ना पीछे छोड़ चुका है, ठीक है। सो बस इतना ही रहा। थैंक यू। आप अपना राय कमेंट में बताइएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आपको इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव लगा तो, ठीक है। थैंक यू। हैव अ गुड डे।